अगर भारत को जानना हो तो इसे 6 तरीके से हम जान सकते हैं। पूरी दुनिया का सबसे अच्छा फसल हमारे भारत में होता है। किसकी जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है? उम्मीद है आप लोग सब समझ रहे होंगे और दिमाग खोल के सारा चीज दिमाग में जा भी रहा होगा और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप 1 सेकंड भी मिस नहीं करेंगे। नदियां, झील, बहुत बड़े बड़े पानी का विभाग आके इस समुद्र में आके मिलेगा तो उस जगह को डेल्टा कहेंगे। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? बस चले तो ये लोग चोया भी भोज मांग के खा जाएगा। ऐसा होता है बंगाल के लोग। देखो ये लोग को होता क्या, दाल भात लेगा तो रोज 1 पीस मछली रखेगा साइड में, ठीक है, और मछलिया को देख देख के पूरा दलिया भत्ता खा जाएगा और लास्ट में मछलिया को छोड़ा छोड़ा खाएगा। इतना मछली का शौकीन होता है बंगाल के लोग। समझ में आया? हम भारत को जब भी पढ़ते हैं तो पढ़ने का तरीका सही नहीं रहता, जिसके कारण हम भारत के मैप को समझ नहीं पाते हैं। आज हम समझेंगे भारत के भौगोलिक मैप को इस तरह से। अगर भारत को जानना हो तो इसे 6 तरीके से हम जान सकते हैं। कैसे? तो आप यहाँ देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तान वाला क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। भारत को 6 प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे ऊपर वाले जो हिस्सा है उसको हम सब कहेंगे पहाड़ी क्षेत्र। हम लोग हिमालय पर्वत से घिरे हुए हैं, जिससे कि अन्य देशों से, ऊपर से आने वाले सारे देशों से हमारे भारत की रक्षा करता है यह हिमालय पर्वत जो ऊपर से हम सबको घेरे हुए। तो ऊपर का उत्तरी क्षेत्र को हिमालय पर्वत का क्षेत्र कहते हैं, जो यहां से यहां तक एरिया को लेता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर का मैदानी क्षेत्र है जो इधर से इधर है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, इन सभी क्षेत्रों को लेता है, जो ऊपर का मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो 2 तरीके से आपने जाना, पहला ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा उत्तर का मैदानी क्षेत्र। अब तीसरा स्थान जो भारत के बारे में जानेंगे वो जानेंगे भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र, यानी ये वाला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है वो राजस्थान का क्षेत्र है, जिसे मरुस्थल क्षेत्र कहते हैं। तो तीसरा भारत का मरुस्थल क्षेत्र के बारे में जानेंगे। चौथा जो हम जानेंगे भारत का पठारी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ये पठारी क्षेत्र क्या होता है? तो यहां से लेके यहां तक जो एरिया है उसको बोलते हैं भारत का पठारी क्षेत्र। उसके बाद चौथा भारत का तटीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तटीय क्षेत्र कौन सा होता है? तो समुद्र के किनारे जो भी क्षेत्र रहता है उसको हम भारत का तटीय क्षेत्र कहते हैं, जिसका इधर में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उसके बाद इधर तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में भारत का तटीय क्षेत्र है। अगला जो है भारत का द्वीप समूह के बारे में जानेंगे, जिसको कहते हैं आइलैंड। ये 2 आइलैंड है हमारे भारत में, जिसके बारे में जानेंगे। तो भारत का मैप जब भी पढ़ेंगे तो 6 तरीके से पढ़ेंगे। यही वो 6 तरीका है, एक एक करके सारे तरीकों को हम जानेंगे। सबसे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारा देश भारत कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। दूसरे वीडियो में हमने आपको यह बताया था भारत का पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत का मैदानी क्षेत्र, यानी प्लेन्स। तो देखो प्लेन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो देखो यहां से शुरू करते हैं। ये भारत का मैप है, जिसमें 3 प्रकार की नदियां जो हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। पहली नदी का नाम है गंगा, दूसरी का नाम है सतलज और तीसरे का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कहां से निकलती, इसकी शुरुआत कहां होती है और कहां जाके इसका अंत होता है, ये सभी चीज जानेंगे। हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियां, जिसका नाम है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज। देखो ये जो जगह है हिमालय पर्वत से, यहाँ पे शुरू होता है गंगा नदी, और गंगा नदी को आप देख सकते हैं इस तरह से इधर से होते हुए ये आ रहा है और आते आते ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी शुरुआत इसी के बगल से यहाँ से होती है, ठीक है, और ये आते आते इधर से, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इधर से होते हुए यहाँ पे आके गिर जाती है। तीसरी जो नदी है वो है आपका सतलज नदी, जो यहां से शुरू होती है। आप देख सकते हैं सतलज नदी यहां से शुरू हुई है और कुछ क्षेत्र इसका यहां से भी शुरू होता है। तो ये शुरू होते होते इधर से आता है और इंडस वैली से होते हुए, और इसी नदी का कुछ भाग इधर से भी कट जाता है और इधर से होते हुए यहां पर आके अरेबियन सी में गिर जाता है। तो आपने जाना कि तीनों नदी का शुरुआत यहां से होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर।
तो इसी ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, इसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इसी ग्लेशियर से सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी जाके इस अरेबियन सी में मिल जाती है, अरब सागर में, वहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है। यहां तक तो आपको यह पता चला कि भारत में 3 प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती है ग्लेशियर से और आके कुछ तो अरब सागर में मिल जाती है और 2 जो बचे हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की बड़ी नदी, वो बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। अब इसी नदियों के कारण फसल बहुत अच्छा होता है हमारे भारत का। हमारे भारत का फसल अच्छा किसके वजह से होता है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और ये सतलज नदी। तो चलो हम जानते हैं इसको डिटेल में, ध्यान से सुनिएगा यहां से, क्योंकि अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो शायद ही ज्योग्राफी में कोई बताता है। बहुत अच्छा टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, ये जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर, जबकि इसके थ्रू से जो नदियां निकलती है उसमें हमारा गंगा नदी जो है वो इधर से होके गुजरती है 4 राज्यों से, उन राज्यों के बारे में बताएंगे। सतलज नदी जिन जिन राज्यों से होके गुजरती है उन राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी जितने राज्यों से निकलती है उन राज्यों का भी चर्चा करेंगे। तो लगभग 2500 किलोमीटर का ये लंबी सी महा हिमालय, यानी हिमालय इसको नहीं बोल सकते, महा हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इस हिमालय से निकलने वाली ये नदियां भारत में फसल को बढ़िया करने का काम करती है। इन्हीं नदियों का वरदान है कि हिमालय से ये बहुत सारी जड़ी बूटी लेके आती है और भारत की भूमि को बहुत अच्छा फसल देती है। इसी कारण दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा फसल हमारे भारत में होता है और कहीं ना कहीं इन नदियों का वरदान है, हिमालय पर्वत का वरदान है। तो ये जो फसल वाला एरिया है ये 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर, यानी 2500 किलोमीटर के पहाड़ी से 2400 किलोमीटर में ऐसा एरिया बन गया है जिससे कि उपजाऊ जमीन बन गई। तो भारत की उपजाऊ जमीन किन किन राज्यों में है ये हम आपको बताते हैं। कुल 11 राज्य में भारत की उपजाऊ जमीन है, कुल 11 राज्य में, जिसमें से 3-4 राज्य ऐसे हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा जमीन आता है, बाकी लगभग 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़ा एरिया आता है जिसमें भारत की उपजाऊ जमीन है। पूरे विश्व का सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन वो पंजाब में है, तो पहले स्थान पे हम पंजाब को रखेंगे, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा दिल्ली, पांचवा उत्तर प्रदेश, छठा बिहार, सातवां झारखंड, आठवां वेस्ट बंगाल, 9वां असम और 10वां आपका मेघालय आ जाएगा। थोड़ा सा क्षेत्र उत्तराखंड का भी आता है जिसका नाम हमने नहीं लिया क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम हमने लिया है। तो आप अगर केंद्र शासित प्रदेश को हटा दें तो उत्तराखंड का एरिया ले सकते हैं। तो कुल 11 राज्य हैं, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये तीनों राज्य उपजाऊ क्षेत्र में सबसे अधिक आता है। उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया कट जाता है, नीचे देख सकते हैं। बाकी अन्य राज्यों का भी, राजस्थान का थोड़ा सा इलाका आता है उपजाऊ क्षेत्रों में। तो भारत का लगभग यही 11 राज्य जिसकी जमीन काफी ज्यादा उपजाऊ है और भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जमीन इन्हीं क्षेत्रों में है जो जलोढ़ मिट्टी के कारण है। जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ होता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे विश्व में कौन ऐसे देश है भारत के अलावे जहां की जमीन उपजाऊ है। ठीक है, तो यूएसए का स्थान आता है जहां ब्लैक बेल्ट क्षेत्र है। अमेरिका जहां की जमीन जो है वो उपजाऊ है जिसका क्षेत्र है ब्लैक बेल्ट क्षेत्र। तीसरा जो है वो पंपास है, ब्राजील, अर्जेंटीना और पेरू देश में है, यानी दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र में यह आता है। तो सबसे अधिक उपजाऊ जमीन की अगर बात करें तो इन्हीं क्षेत्रों में है। ठीक है, वहीं अगर पूरा देश का चर्चा करें कि किस देश का जमीन सबसे अधिक उपजाऊ है तो पहले स्थान पे हम भारत को रखना चाहेंगे, दूसरे स्थान पे यूएसए आएगा और तीसरे स्थान पे चीन आएगा। यानी भारत, यूएसए और चीन की जमीन सबसे अधिक उपजाऊ है। किसकी जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है? उम्मीद है आप लोग सब समझ रहे होंगे और दिमाग खोल के सारा चीज दिमाग में जा भी रहा होगा और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप 1 सेकेंड भी मिस नहीं करेंगे। अब आगे हम चर्चा करेंगे जिस टॉपिक का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है कि तीनों को बोलते हैं बेसिन, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र
और सतलज, तीनों नदियों को बेसिन बोलते हैं क्योंकि भारत की जितनी भी नदियां हैं ऊपर साइड में, सारे नदी इन्हीं तीनों में आके मिल जाता है। तो ये चर्चा करेंगे कि कौन कौन राज्य से गुजरती है और किस प्रकार की नदियां इसमें आके मिलती है और इन्हें बेसिन क्यों कहा जाता है। गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन और सतलज बेसिन। तो सबसे पहले हम लोग सतलज बेसिन की चर्चा करते हैं। देखो सतलज बेसिन में क्या क्या कौन कौन राज्य आते हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो सतलज बेसिन में सबसे पहले जो राज्य आता है वो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इधर से होके ये नदियां गुजरती है। जैसा कि हमने आपको बताया था, यहां देख सकते हैं इस तरह से ये नदियां होके और पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो 4 राज्य हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जहां पे सतलज नदी पार होती है। हमने शुरू में आपको दिखाया था सतलज नदी किस तरह बहती है। तो यही 4 राज्य हैं जिससे होकर ये गुजरती है और पाकिस्तान होते हुए यह अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। सतलज नदी के थ्रू कौन सा बड़ा डैम है जिसके थ्रू उस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति की पूरी होती है और साथ ही सिंचाई का काम होता है, तो वो है भाखड़ा नांगल डैम। यही सतलज नदी के कारण भाखड़ा नांगल डैम तैयार हुआ और ये इतना बड़ा डैम है, इतना बड़ा डैम है कि गुजरात के कुछ क्षेत्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बहुत सारे कुछ क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बिजली की आपूर्ति पूरी करती है। यानी लाइन जो आता है, पावर जो आते हैं वो इसी डैम के कारण आता है, भाखड़ा नांगल डैम। तो ये इधर के 4-5 राज्यों को प्रचुर मात्रा में बिजली देता है। ठीक है, और साथ ही राजस्थान एक सूखा जगह है जहां पे रेगिस्तान भरा है, तो इसी डैम के कारण कैनल बना के यहां पे पानी छोड़ा जाता है और इस पूरे राज्य में सिंचाई होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाखड़ा नांगल डैम है जहां सुखाड़ जैसे राजस्थान को भी पानी देता है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे गंगोत्री ग्लेशियर का। किसका बात करेंगे? यानी सतलज नदी का चर्चा कर लिए कि सतलज बेसिन में कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है और इसके बीच में जितनी भी छोटी नदियां आती है सब जाकर सतलज में मिल जाती है, तो उसका नाम सतलज ही हो जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि छोटी नदियां किस प्रकार बड़े नदी में आके मिलती है, तो उन नदियों का नाम उसी बड़े नदी पर हो जाता है। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। कोई भी नदी निकलेगा अगर हिमालय से तो उसको बोलेंगे ग्लेशियर। तो हमारे जो गंगा नदी है वो गंगोत्री से निकलती है, वही यही वो क्षेत्र है जहां से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, आगे हम ये देखेंगे कि गंगा नदी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल 4 राज्यों से होकर गुजरती है। शुरू हमने बताया था कि सबसे पहले गंगा नदी ये उत्तराखंड होते हुए यहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड आती है, फिर उत्तर प्रदेश आती है, उसके बाद बिहार आती है और पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। भारत के अनाज का कटोरा कहा जाता है इन राज्यों को। गंगा नदी के कारण इन राज्यों में फसल काफी अच्छा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की। गंगा बेसिन के बारे में आपने जाना, अब ब्रह्मपुत्रा बेसिन का चर्चा करेंगे। ये जो है अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत होता है। आप देख सकते हैं यहां से ये नदी निकली है, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये लाइनिंग ब्रह्मपुत्रा नदी की जो कुछ भाग इधर भी चला गया, कुछ इधर से आते हुए कुछ इधर भी आ रहा है और आते आते ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। वही गंगा के बारे में जब देखेंगे तो गंगा नदी की शुरुआत यहां से हुई है और इधर से आते 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 ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ठीक है, और इधर से भी कुछ भाग आके इसका गिरता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी शुरू हुई है और यहाँ गंगा नदी शुरू हुई है और दोनों आके बे ऑफ बंगाल में गिर गया है। ठीक है, और कौन कौन राज्य से गुजरा है ये ब्रह्मपुत्रा नदी, तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला ये अरुणाचल प्रदेश है। जब इधर से ये नदी आया है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आया। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में आ गया। ये नदी कहाँ आ गया? असम में आ गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम में। तीसरा ये नदी जो आया है वो नागालैंड में आ गया, इधर भी इसका कुछ एरिया फैला हुआ। उसके बाद सिक्किम में ये पहुंच गया है। ठीक है, जो सिक्के कलर का सिक्किम, यानी इधर से ही ये एक छोर आके सिक्किम में आके मिल गया। ऐसा नहीं कि इधर से गया, इधर से आके सिक्किम में आके मिल गया है। उसके बाद ये नदी यहां से वेस्ट बंगाल में आके मिल गई। इधर से भी कुछ छोर आके मेघालय, थोड़ा सा एरिया लिया मेघालय
और इधर से वेस्ट बंगाल से आके दोनों नदी यहाँ आके मिल के इसमें आ गया, और बांग्लादेश और भारत के बीचों बीच ये नदी आके गिर गई, जिसका नाम पड़ा डेल्टा। और दो नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन कौन नदी? गंगा नदी। अब बताओ, इतना बड़ा बड़ा नदी आके एक ही जगह समुद्र में मिलेगा तो वो कितना बड़ा एरिया ले सकता है, और भारत और बांग्लादेश का एरिया लिया है। इसी कारण पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इसी डेल्टा को माना जाता है, जिसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। क्या नाम है? गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। आप देख सकते हैं, इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आके मिल गई, इधर से गंगा नदी आके मिल गई, और पूरा इतना बड़ा डेल्टा, जहां पे कोई नदी जाके समुद्र में मिलती है या खाड़ी में मिलती है, उस जगह को डेल्टा कहा जाता है। उस जगह को क्या कहा जाता है? डेल्टा। ये देखो, इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्रा नदी, इधर से आ रही है जो आपका गंगा नदी, और दोनों मिलके यहाँ पे एकदम हड़ास हड़ास पूरा करके धड़ाम धड़ाम गिरता, पूरा भारी मात्रा में पानी गिरता है। अगर यहाँ किसी को रख दिया जाए, बड़ा से बड़ा हाथी भी यहाँ जो है तुरंत पानी के अंदर चल जाएगा, समुद्र के अंदर, वो भी काफी अंदर चल जाएगा, इतना बड़ा डेल्टा है। और इसी कारण से यहाँ दोनों जगह से गुजरता है, तो यहाँ एक वन का निर्माण हो गया, जिसका नाम है सुंदर वन। किसका नाम है? सुंदर। इसका नाम है सुंदर। हाँ, तो ये सुंदर वन इसलिए बन गया क्योंकि इतना बड़ा एरिया इससे पार होता है, तो जंगल का निर्माण तो होना ही था। तो जिस जंगल का निर्माण हुआ है इन पानी के थ्रू से, उसका नाम पड़ गया सुंदर वन। तो आपको दो चीज पता चला होगा कि गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इतना बड़ा क्यों है और सुंदर वन का निर्माण क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों बड़ी बड़ी नदियां यहाँ आके मिल जाती है। तो यहां तक आपको पता चला होगा कि भारत में 3 बेसिन है, 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिसमें बहुत छोटी छोटी नदियां जाके मिल जाती है। और वो तीनों नदियां हैं सतलज नदी, जिसके बारे में हमने आपको बताया कौन कौन राज्य वहां से गुजरता है और कितना उपजाऊ क्षेत्र उसमें होता है। भाखड़ा नांगल डैम के बारे में बताया। दूसरा हमने इंपॉर्टेंट आपको बताया गंगा नदी, जो हमारे बिहार से होके गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है, ऊपर में उत्तराखंड से होके गुजरती है, और नीचे बंगाल की खाड़ी, बंगाल से होते हुए आ जाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में बोले हैं, जो तीनों नदी लगभग एक ही जगह से निकलती है, जिसको ग्लेशियर कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर कोई नदी बड़ी होती है तो उसमें छोटी नदी आके मिल जाती है, तो उस नदी के नाम बड़ी नदी के नाम पे क्यों हो जाता है। तो देखो, ये गंगा यहाँ से निकली है, गंगा नदी, और गंगा नदी के पास ही देखो बिहार में हमारा एक नदी है जिसका नाम है क्यूल नदी। तो क्यूल नदी अगर आके मिल जाएगी गंगा नदी में, तो क्यूल नदी का नाम खत्म हो जाएगा, उसका नाम गंगा हो जाएगा। तो जितने भी छोटी छोटी नदियां गंगा में आके मिलेगी, उन सारी नदियों का नाम गंगा हो जाएगा। इसी कारण भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। सेम प्रोसेस ब्रह्मपुत्रा जिधर से होके गुजरती है, उसमें जितनी छोटी नदियां आके मिलेगी, उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा नदी। उसी तरह सतलज नदी में आके जो जो छोटी नदियां मिलेगी, उसका नाम क्या पड़ जाएगा? सतलज नदी। अब हम चर्चा करेंगे इन सारे नदियों से जो जो राज्य गुजरती है, उन राज्यों की क्या स्थिति है, वो कितना सुदृढ़ है, वो अच्छे राज्य बन गए हैं। इसीलिए उन राज्यों के एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला राज्य जिसकी चर्चा करेंगे, पूरे विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ जमीन वाले राज्य का चर्चा करेंगे, पूरे संसार का, सिर्फ भारत का ही नहीं। तो वो है पंजाब। पंजाब कहां पे है? तो पंजाब आप बोल सकते हैं भारत के सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उसी से सटा पंजाब भी है। तो पंजाब में 3 जगह है, 3 ऐसे शहर हैं जो काफी प्रसिद्ध है, जिसका नाम है लुधियाना, अमृतसर, जालंधर। ठीक है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर पूरे विश्व में विख्यात है, सोने का मंदिर है और पूरे विश्व में ये विख्यात है। और यहाँ के ये सीएम है जो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। गुरु पर्व यहाँ का मुख्य त्योहार है। गुरु पर्व बड़ा ही, जैसे वो लोग गुरुद्वारा में अपना पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए गुरु के नाम पे ये पर्व होता है। गुरु पर्व वो लोग का मुख्य पर्व है। साथ ही बैसाखी वो लोग पूरा करते हैं, भांगड़ा उंगड़ा, बैसाखी उसाखी ये त्यौहार मनाते हैं। होली और दिवाली भी इन लोग का मुख्य त्यौहार है। ऐसे तो पूरे भारत में होली दिवाली मनाया जाता है, लेकिन इन लोग का मुख्य त्यौहार गुरु पर्व, बैसाखी, होली, दिवाली। और नृत्य में देखेंगे तो भांगड़ा डांस आप देखे होंगे, हमारे बिहार में भी आ जाता है, पूरा भांगड़ा होता है, सब लोग नाचते हैं, कूदते हैं। भले गाना समझ में नहीं आए, लेकिन उसका म्यूजिक तगड़ा रहता है ना। और इसी कारण जैसे ही भांगड़ा बजता है तो एक पैर उठा लेते हैं और 2 अंगली उठा उठा के ऐसे ऐसे करते रहते हैं।
वो भांगड़ा डांस। ठीक है, तो इसको समझ में आया होगा। अब दूसरा जो राज्य है जहां से नदियां गुजरी है प्रमुख रूप से, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ताजमहल पूरे संसार का 7 अजूबा में पहले स्थान पे आता है। यानी कि वोट जब मिला था 7 अजूबा में सबसे अच्छा अजूबा कौन है, सबसे बेहतरीन अजूबा कौन है, तो उसमें 1 नंबर पे हमारा अपना देश का ताजमहल आया था। ठीक है, जो बेगम मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, साथ यह भी चर्चा करेंगे कि 23 से 24 करोड़ की जनसंख्या रहती है इस राज्य में, जो पूरे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या है। विश्व में सैकड़ों ऐसे देश हैं जो पूरे देश की जनसंख्या 24 करोड़ में है, और हमारा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 मुख्य भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, भोजपुरी, उर्दू। कौन कौन भाषा बोला जाता है? हिंदी, भोजपुरी, उर्दू। कभी भी पूछे उत्तर प्रदेश में कौन कौन भाषा बोला जाता है तो ठीक है, यहाँ का मुख्य फसल है गेहूं, चावल, दाल और गन्ना। कौन कौन है? हाँ, दोहराते रहिए ताकि आप कभी भूल ना पाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा राज्य जो हमारा अपना बिहार है। बिहार का छठ पूजा पूरे विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार माना जाता है, निष्ठा और महापर्व इसे माना जाता है। पूरे विश्व में इस तरह से 3 दिन तक निर्जल उपवास रह के यह त्यौहार करते हैं महिलाएं, पुरुष, और इसमें जितने भी लोग बाहर रहते हैं सब चले आते हैं हमारे बिहार में। तो ये बिहार का महापर्व है, भारत का महापर्व है, और पूरे विश्व इस पर्व को मानती है कि यह एक निष्ठा और प्रतिष्ठा का पर्व है भारत देश के लिए। ठीक है, बौद्ध भगवान जो पूरी दुनिया को शिक्षा बांटने का काम किया, उसकी धरती है हमारा अपना बिहार। जैन धर्म जो घूम घूम के सब जगह प्रचार की है, उसकी धरती है हमारा बिहार। साथ ही बिहार में 3 मुख्य भाषाएं बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली, मगही। हम लोग जो भाषा बोलते हैं की करही, की खाही, ये हो गया मगही भाषा। ठीक है, और मगही में आशीष यादव गाना भी गाता है जो मगही का सुपरस्टार बन गया है। ठीक है, उसके बाद मैथिली भाषा जो है वो जनकपुरी तरफ जहाँ सीता माता रहती है, जिधर सीता माता का घर है उधर होता है। इसमें भाषा बोला जाता है की करे छी, की खाई छी, खाना ठीक बनले छो ना, इस तरह का भाषा, सब में छौ छौ लगता है। तीसरा है भोजपुरी, और भोजपुरी को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, अश्लील गाना, फुहड़ गाना, और पूरा जितना भी उदंड लड़का है सब भोजपुरी गाना को खूब पसंद करता है। इसलिए यूपी बिहार में तो भोजपुरी चलता ही है, साथ में यूपी बिहार का जो महाराष्ट्र में जाता है, गुजरात में जाता है, दिल्ली में जाता है, वहाँ भी भोजपुरी का डंका बजाते रहता है रोज रोज स्पीकर की तरह। ठीक है, यहाँ का मुख्य त्यौहार हमने आपको बताया महापर्व छठ। उसके बाद होली में, हमारा बिहार में होली ऐसा होता है कि होली के दिन कोई लड़का बाहर निकल जाए कादा माटी में तो उसका गंजी और पैंट का क्या हाल होगा ये हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, ये सब तो देखे ही सबको, पूरा एकदम गंजी उंजी जो फट भी जाता है तो उसको भी समेट कैसे बांध लेता है, और अगले दिन जाके उसको सिलाई उलाई करके फिर पहन लेता है। तो हमारा बिहार में देखो गरीबी बहुत हद तक हमारे बिहार में ज़्यादा है। भले हमारा बिहार पिछड़ा राज्य है, लेकिन त्यौहार मनाने में नंबर 1 पे आता है। होली मनाना हो एकदम गर्दा मचेगा। ठीक है, डीजे बजेगा, पी लेगा सब, अब पूरा झूमते हुए नाचेगा, शाम सुबह 2-2 दिन लगातार। एक दिन पुराना होली मनाएगा तो एक दिन होली मनाएगा तो एक दिन बासी होली मनाएगा। ठीक है, तो होली त्यौहार को दुनिया में एक जगह एक दिन मनाया जाता है, भारत में एक दिन मनाया जाता है, लेकिन हमारे बिहार में 3 दिन मनाएगा। एगो बोलेगा एक दिन पहले अगजा मनाएंगे, दूसरा दिन बोलेगा कि हम आज होली मना रहे हैं, और तीसरा दिन बोलेगा बासी होली। ठीक है, उसके बाद यहाँ का मुख्य फसल है गेहूं, चावल, मक्का और जूट। ठीक है, जूट आप समझते होंगे बोरा होता होगा, जूट का बोरा बनता है। बाकी तो ये सब जानबे करते हो, गेहूं, चावल और मक्का। ठीक है, तो उम्मीद है बिहार का यहाँ तक समझ में आएगा। अब बात करेंगे दिल्ली, जहाँ का मीनार सबसे बड़ा मीनार है, जो 72 मीटर का मीनार है। साथ ही दिल्ली में जंतर मंतर एक जगह है जो घूमने का काफी अच्छा जगह है। इंडिया गेट है जो विश्व का प्रसिद्ध गेट माना जाता है, इंडिया गेट को, भारत का इंडिया गेट को। ठीक है, जो भारत, जहाँ पे भारत का तिरंगा रहता है, तो शान की बात है, उस इंडिया गेट में सब देखने जाते हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको इन राज्यों के बारे में समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग कुछ राज्यों की चर्चा की है, जिसमें पहला पंजाब आया, दूसरा यूपी आया, तीसरा बिहार आया, चौथा दिल्ली आया। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है हालांकि।
ठीक है, जो भारत की राजधानी है। अब हम चर्चा करेंगे वेस्ट बंगाल का, जहाँ का दुर्गा पूजा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इंडिया में तो फेमस है ही, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ दुर्गा माँ का भव्य मूर्ति बनता है, दुर्गा माँ का ऐसा ऐसा पंडाल बनता है कि पूरा दुनिया आश्चर्य में आ जाता है। सब्जी पटल से बना देगा पंडाल। उसके बाद क्या है कि सिक्का को जोड़ जोड़ के पंडाल बना देगा। मतलब भव्य तरह से यहाँ पे पंडाल बनाया जाता है और दुर्गा माँ की भव्य तरीके से 9 दिन नवरात्रा करके और 10 दिनों तक यहाँ पे मूर्ति को रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो है वेस्ट बंगाल का गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ का फेमस नदी। हमने आपको बताया ना कि बंगाल में ही, बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है तो पश्चिम बंगाल होके आती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी। ये सारे राज्यों के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब नदियों के बीच में आते हैं, जो जो नदी के बारे में हमने चर्चा किया। चावल जूट यहाँ का मुख्य फसल है क्योंकि पानी लबालब भरा हुआ है पूरे बंगाल में, तो चावल की खेती यहाँ खूब होता है। जहाँ पानी रहेगा वहाँ चावल की खेती होगा। साथ ही जूट होता है, जूट से वही बोरा जो बनता है। यहाँ का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा है, आपको जैसा कि हमने अभी बताया है। उसके बाद यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन मछली चावल है। जम के मछली खाएगा, सड़ियो जाएगा मछली तो यो मछली खाएगा। ठीक है, पूरा सड़ जाएगा, महक भी जाएगा, लोहरान लगेगा, फिर भी उसका मछली खाएगा। बस चले तो ये लोग चोया तोया भी भूंज मान के खा जाएगा। ऐसा होता है बंगाल के लोग। देखो ये लोग को होता क्या, दाल भात लेगा तो रोज एक पीस मछली रखेगा साइड में, ठीक है, और मछलिया को देख देख के पूरा दलिया भत्ता खा जाएगा और लास्ट में मछलिया को छोड़ा छोड़ा खाएगा। इतना मछली का शौकीन होता है बंगाल के लोग। समझ में आया? उसके बाद यहाँ का एक चीज प्रसिद्ध है, कोलकाता का रसगुल्ला। आमी कोलकाता रसगुल्ला यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो कोलकाता का रसगुल्ला यहाँ का प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे असम का, जहाँ का नृत्य संगीत पूरे विश्व में फेमस है। हमारे भारत के अंदर इनके नृत्य को पूरा देखा जाता है। सुबह सुबह दूरदर्शन में इनका नृत्य चलता है। ठीक है, बांस यहाँ का मुख्य खेती है, सबसे ज्यादा बांस उपजाया जाता है इस क्षेत्र में, और ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से पार होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे त्रिपुरा का। त्रिपुरा में मंदिर बहुत भव्य तरीके से बनाया जाता है। मंदिरों का बनावट देख के त्रिपुरा के लोग काफी खुश रहते हैं, धार्मिक लोग रहते हैं यहाँ पे ज्यादातर, नृत्य संगीत बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मंदिरों का डिजाइन के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। और यहाँ के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? बंगाली भाषा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज यह समझ में आया होगा कि गंगा बेसिन क्या है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन क्या है और सतलज बेसिन क्या है, तीनों कहां कहां से गुजरती है, तीनों के अंदर जो जो राज्य आते हैं सभी राज्यों के बारे में बताएं। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के थार मरुस्थल यानी रेगिस्तान का।